अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मिस्टर जस्टिस के साथ मैं हूं मियां दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ 10 रुकनी बेंच का फ़ैसला आ गया है। इस फ़ैसले को लेकर बहुत कन्फ्यूजन जो है वो पाकिस्तान के अवाम के अंदर और बिलखसूस जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके अंदर क्रिएट हुई है। कुछ लोगों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो FBI को ये केस रिमांड किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर किया है और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये फ़ैसला दुरुस्त है। इसको लीगल फ्रेटर्निटी कैसे देख रही है, जो पाकिस्तान के कानूनदान हैं वो कैसे देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर उस्मान एडवोकेट। उनसे पहले भी हमने इसी टॉपिक के ऊपर बात कर सके हैं, लेकिन अब फ़ैसले के बाद वो इसको कैसे देखते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे हिट हुई है या नहीं, और कानून को किस तरीके से वायलेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के ज़रिए, इसके ऊपर बात करेंगे। मंसूर साहब शुक्रिया। आप इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में? देखिए, मुझे बुनियादी तौर पे इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है और वो कॉन्ट्रडिक्शन, उसकी जो मेरी रीज़न है हम उसकी बाद में फ़ैसले के जो डायरेक्शंस और जो ऑर्डर्स पास किए उस पर हम बाद में बात करेंगे। देखिए, बुनियादी जो नुक्ता था रेफरेंस का, जो पिटिशन का था जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की, वो ये था कि मेलाफिडे है, मेलिस है। बिल्कुल ऐसी है। और उसकी एक बैकग्राउंड है, उसकी रीज़न है कि वो फैज़ाबाद धरना केस के अंदर उन्होंने ख़ास तौर पे हवाला दिया था कि ये PTI ने जो धरना दिया था 2014 में, और चूँकि वो कानून की एक ट्रेंड सेट किया था, सो देयरफॉर वो फैज़ाबाद धरने के अंदर के जो लोग आए थे वो भी अपने आप को लेजिटिमेटली वो समझते कि वो ठीक कर रहे हैं अगर उन्होंने आइन या कानून की खिलाफ वर्जी की है। सो इस बैकड्रॉप में था। और फिर जो उसके ऊपर रिव्यू पिटिशन्स आई थी, उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की ज़ात के बारे में, वो सब कुछ क्वेश्चनेबल था। और इस बैकड्रॉप में ये रेफरेंस को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और मेन ग्राउंड भी काजी साहब की यही थी, मेलाफिडे था। अच्छा, मेलाफिडे बात हो रही है इसके ऊपर। मेलाफिडे अब दो है ना, एक लॉ है और एक मेलाफिडे इन फैक्ट है। लॉ है कि जी अगर कानून की वायलेशन हो, इफ़ देयर इज़ एन एक्शन विच हैज़ नॉट बीन टेकन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, वो मेलाफिडे इन लॉ तस्वर होगा। और जो बदनीयती की बुनियाद पर, इल विल की बुनियाद पर होगा, वो मेलाफिडे इन फैक्ट तस्वर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें की हैं इसके अंदर। एक, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर ली बात, रेफरेंस क्वाश किया है, ये एक्सेप्ट कर ली बात कि जो 116 का प्रोसेस था, जिसके नीचे ये डिटरमिन होना था कि जज साहब की कोई ऑब्लिगेशन भी बनती है या नहीं बनती है, वो नहीं हुआ था। जाहिर है, जब उधर भेजा है तो ये मान के भेजा है कि वो प्रोसेस नहीं हुआ था। ये हो गया, मेलाफिडे इन लॉ को एक्सेप्ट किया है। मगर साथ ही जो अहम बात है वो ये है कि उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट ने सदर को ये बार कर दिया है कि वो अब इन हकाइक की बुनियाद पर या कमिश्नर की जो भी फाइंडिंग्स आती हैं इस पर्टिकुलर मैटर पे, अब वो रेफरेंस नहीं भेजेगा। सो उसकी एक ही फिर तवज्जो हो सकती है कि उन्होंने जो मेलिस है, मेलाफिडे इन फैक्ट है, उसको एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल ठीक। अब जो मुझे इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है इस बात में, वो ये नज़र आती है कि जब आपने मेलाफिडे भी एक्सेप्ट कर लिया है, इन फैक्ट भी उसको बाहर रख कर सदर को इस अमल से आगे के लिए, तो आपने उसी एग्जीक्यूटिव के पास जज को और उनकी फैमिली को वापस भेज दिया है, जिसके अगेंस्ट उनका एलिगेशन था कि वो मेलाफिडे कर रहे हैं। ये मेलाफिडे कर रहे हैं, ठीक है। और आपने जब सदर को बाहर रखा है इस प्रोसेस से, तो उसकी एक ही इम्प्लिकेशन है ना, कि एक ही ये उसकी रीज़न हो सकती है कि आपने मेलिस को एक्सेप्ट किया बात, फिर एग्जीक्यूटिव के पास क्यों भेजा। ये है बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन जो मुझे नज़र आती है इसके अंदर। अब आगे चलते हैं, आप देखते हैं कि इस फैसले के अंदर जो पैराग्राफ नंबर 2 ऑनवर्ड्स, उसके मुज़मिरात क्या हैं। एक देखें, जो सेकेंड लास्ट हेयरिंग थी जिसमें मिसेस फ़ाइज़ ईसा ने की दरख्वास्त जो जज साहब ने खुद जाकर की थी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने, और उसको एक मंजूर करते हुए वीडियो लिंक के ऊपर उनको सुना गया था, उनकी अहलिया को। और उनका बुनियादी नुक्ता ये था कि हमें इस वक्त एग्जीक्यूटिव के ऊपर एतमाद नहीं है, हम अपना तमाम रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप यहीं हमारा फैसला करें। ठीक है। आपने 45 मिनट उनको सुना, आपने कोई ये ऑब्जर्वेशन ज़रूर आई बेंच की तरफ से कि या ये FBI देखेगा या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी। एक रास्ता ये हो सकता था कि आप ये कहते कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही सब कुछ देख लेगी। बिल्कुल ठीक। मगर अदालत ने ये रास्ता इख्तियार किया, अदालत ने फैसला किया कि वो FBI को चला जाएगा। अब जब ये आप फैसला करने जा रहे हैं, तो आपने ये तो देखना था कि आप ये फैसला उन लोगों के बारे में सादर कर रहे हैं जो आपके सामने नहीं है। बिल्कुल। बच्चे तो कम से कम नहीं थे, जो बेगम साहिबा हैं उनको भी आपने उनकी दरख्वास्त पर सुना है, कोई नोटिस कभी इशू नहीं किया। फ्रॉम द डे 1 कभी कोई नोटिस इशू नहीं किया। अदालत के पास तो ये इख्तियार है ना कि कोई रेलेवेंट पार्टी हो तो उसको इन इट्स ओन डिस्क्रेशन उसको पार्टी बना सकती है, मगर वो नहीं किया गया। ठीक है। अब आपने ये जब
कमिश्नर के पास भेजा है तो उस ऑर्डर में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इनके जो लीगल राइट्स या लीगल ऑब्जेक्शंस हैं अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दे शैल बी परमिटेड टू टेक दोज ऑब्जेक्शंस। मंसूर साहब, अगर नहीं भी लिखा कि वो लीगल ऑब्जेक्शंस ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, तो ये तो अंडरस्टैंडेबल बात है ना कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो सारी सेक्शंस हैं, 114 हैं, 174 है, 122 है, ये सारी सुप्रीम कोर्ट ख़त्म तो नहीं कर सकती अपने एक फ़ैसले के ज़रिए कह दे कि हम कानून की ये शिक्कें जो हैं वो फॉर द टाइम बीइंग इस बंदे के लिए मुअत्तल कर रहे हैं। देखें, अब यही है ना, शॉर्ट ऑर्डर आया है जिसमें कोई रीज़न नहीं है। हमें नहीं मालूम कि जो ये टाइमलाइन सेट की है कि इतने दिन में नोटिस होगा, इतने दिन में प्रोसीडिंग्स कंक्लूड होंगी, इतने दिन में रिपोर्ट आएगी, बट जब कमिश्नर को बाउंड किया कि 60 दिन में प्रोसीडिंग्स कंक्लूड करनी है और जो फैमिली है उनको पाबंद किया है कि आपने सारा रिकॉर्ड उधर फर्निश करना है, ठीक है, तो उसकी रीज़न क्या है? क्या उन्होंने ये एक्सेप्शन क्रिएट किया है, वन टाइम एक्सेप्शन क्रिएट किया है इस केस के अंदर, दैट टू विदाउट हेयरिंग देम, या उन्होंने ये उसके अंदर लिखा तो है, कहीं है नहीं कि वो ये ऑब्जेक्शंस ले सकेंगे। उन्होंने कहा है कि ये सोर्सेज एक्सप्लेन करने हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन अकॉर्डेंस विद लॉ, नो, देखें ये फ़र्क है ना, द जजेस वेयर लॉ ऑन देयर स्लीव्स। ठीक, ये हम एज्यूम नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच को, ये 7 रुकनी मेजॉरिटी को ये शायद नहीं याद रहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के नीचे सेक्शन 174 के नीचे तो सिर्फ 6 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो कमिश्नर पीछे कैसे, कमिश्नर को हम कह सकते हैं या इनको कह सकते हैं कि कमिश्नर के पास जाकर आप ये कागजात पेश करें। और ये कि जब, और इसमें बड़ी सेलिब्रेटेड जजमेंट है सिंध हाई कोर्ट की, जिसके ऑथर थे जस्टिस मुनीब अख्तर, जब सेक्शन 177 ऑडिट की बात आई कि ऑडिट कितने साल का हो सकता है और 177 में कोई लिमिटेशन प्रोवाइडेड नहीं है, जैसे 116 में कोई लिमिटेशन प्रोवाइडेड नहीं है, 177 में भी नहीं है, तो उस पे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि ओपन एंडेड छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि चूंकि 174 के नीचे जो टैक्स पेयर की ऑब्लिगेशन है टू मेंटेन इट्स टैक्स रिकॉर्ड वो 6 साल की है, तो लिहाजा ऑडिट भी 6 साल से पीछे नहीं हो सकता। सो उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अगर वेल्थ स्टेटमेंट में कोई इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश हुए हैं तो वो भी फिर 6 साल से पीछे नहीं जा सकते आप। अब ये तो था कि सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम था, मेजॉरिटी को तो ये बिल्कुल मालूम था कि जी, और ख़ास तौर पे जब आप देखें कि जो बहुत सारे जजेस ऐसे थे जो ज़ाहिर टैक्स लॉ को बहुत अच्छा समझते थे, तो ये हम नहीं तसव्वुर कर सकते। और मेरा ख्याल है कि ये ऑब्जेक्शन जो है ये उनको शायद अब या वो रिव्यू में जाकर ये बात उठाएं, वरना अगर वो ये ऑब्जेक्शन लेते हैं तो अब देखें कि अगर वो ऑब्जेक्शन ये लेते हैं उसके बाद फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास तो जाना है वो, और फिर वो इस बात को फिर कैसे देखते हैं कि जी आपने ये लीगल ऑब्जेक्शन क्यों ले लिया। बिकॉज अगर तो अदालत का सुप्रीम कोर्ट के इस शॉर्ट ऑर्डर के साथ कुछ रीज़न आ जाती कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये कमिश्नर के पास भेज रहे हैं, जानते हुए भेज रहे हैं कि 116 की लिमिटेशन रन कर गई है एंड इस केस की नौयत के लिए हम इस तरफ भेज रहे हैं, तो फिर समझ में आ जाती बात। अभी तो इस वक्त बिल्कुल नहीं समझ आ रही बात कि जी ये ऑब्जेक्शन जो है वो फिर किस तरह से लेंगे। मंसूर भाई आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की अहलिया जो है उसको एफबीआर किसी ना किसी तरीके से फंसा लेता है वो कि नहीं, आपने तो ये जितने भी फॉरेन एसेट्स हैं ये आपने अननोन सोर्स ऑफ मनी से बनाए हैं, गो के इस बात का एविडेंस मौजूद है कि सारे पैसे जो हैं उनकी उन्होंने मनी ट्रेल दे दी है, तो काजी फाइज़ ईसा की अहलिया ही उनको ही पेनल्टी लगेगी ना, काजी फाइज़ ईसा साहब को तो कुछ नहीं होगा। देखें उसमें जब हम 116 को देखेंगे ना, जिसके नीचे प्रोसीडिंग्स होनी है सेक्शन 116 के नीचे, सेक्शन 116 के अंदर ये है कि अगर एक प्रॉपर्टीज़ जो है वो निकल आए किसी की, ये जैसे अब बच्चों और बेगम साहिबा के नाम पर हैं वो प्रॉपर्टीज़, कानून ये कहता है कि अगर वो एक्सप्लेनेशन फर्निश कर दें तो बहुत अच्छा है, ख़त्म हो गई बात। लेकिन अगर वो कोई एक्सप्लेनेशन फर्निश ना कर सकें तो फिर प्रिजम्पशन ये है कि फिर ये उनकी है जिनके वो स्पाउस हैं, फिर प्रिजम्पशन ये होगी। अब मिसाल के तौर पर प्रिजम्पशन ये भी तो हो सकती है ना कि उनके बाप की है, काजी फाइज़ ईसा को ही क्यों हिट करेंगी? देखिए वो तो या आपका कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट लाजमी हिट करेगी। 116 सबसेक्शन 2B की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है, 116(1)B की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है स्पाउस, चिल्ड्रन और अदर डिपेंडेंट्स ठीक हु ओन एसेट्स और लायबिलिटीज, तो वो पेरेंट्स तक तो जाता नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा आप देखिए ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है, 7 लाख पाउंड है ठीक, जो उनके पास जो कागजात हैं वो ये कह रहे हैं कि 2003-4 से लेकर 2009, 10, 11 या 13 तक हमने ये पैसे ग्रेजुअली ट्रांसफ़र किए थे। ठीक, एक कानून था उस वक्त, एक प्रॉपर्टी 2004 में खरीदी गई और सारे पैसे बैंकिंग चैनल्स के थ्रू गए। बिल्कुल ऐसे। अब जो ये सारे जो टैक्सियर हैं
उन टैक्सीज को तो नहीं ओपन किया जा सकता। बट दोबारा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए एक वजह है कि कानून क्यों कहता है कि 6 साल, क्योंकि आप किसी को सारी ज़िंदगी के लिए पाबंद नहीं कर सकते। दाऊद साहब, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप ये तो अब बात हो रही है ना, हम 16-17 साल पीछे जा रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि आप 16-17 नहीं, आप 7 साल 8 साल पीछे चले जाएं, यानी वो वाले साल जिस पे ये कानून की ऑब्लिगेशन ख़त्म हो गई कि क्या है, आपसे कोई उसका सवाल पूछ ले कि आपने 7 साल पहले या 8 साल पहले कोई छोटा सा, कोई बड़ा या छोटा ख़रीदा आइटम, उसकी रसीदें रखें, नहीं होंगी। जो मुझे इसमें अब ख़तरे की बात नज़र आती है, ये जो जूरिस्प्रूडेंस हुई इवॉल्व हो रही है और ये जो एक रास्ता खोला गया है, मेरा ख्याल है कि हम अदलिया की आज़ादी में के एतबार से हम 2007 से पीछे चले गए। जब जनरल मुशर्रफ ने अदलिया पर हम हमला उससे भी किया, पीछे चले गए। हमने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है कि जजेस को अब हमने उनके बीवी और बच्चों के कंडक्ट का ज़िम्मेदार करार दे दिया है, और साथ ही हमने उस पर कोई वक्त की भी कदगन नहीं लगाई कि वो किसी भी वक्त, चाहे वो कानून के नीचे उनके लाइबिलिटी क्रिएट होती हो या ना होती हो, वो उसके पाबंद हैं। और वो कोई मिसकॉन्डक्ट अगर कोई चीज़ नज़र आए कि वो कानून के मुताबिक नहीं हुई, बहुत साल पहले भी नहीं हुई, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि भले उस टाइम पर वो जज थे या नहीं थे, इस केस के मुताबिक भी वो पहले उस वक्त जज नहीं थे जब उनकी अहलिया ने 2003 में और बाकी सारी चीज़ें, ये बात तो अनडिस्प्यूटेड है कि एक प्रॉपर्टी जो एलिया ने जाती अपने सिर्फ नाम पर ली थी, वो तो 2004 में ली थी ना, और बाकी 2 जो थी वो को ओनरशिप में 2013 में ली थी। तो 2004 में तो काजी फाइज ईसा हाई कोर्ट के जज भी नहीं थे। आप ये समझते हैं कि ये इस जजमेंट के ज़रिए अदलिया ने खुद अपनी आज़ादी को सरेंडर कर दिया? मैं वो इतना सख्त अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, न करूँगा, मगर मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले के मुज़मरात हमें आने वाले वक्त में बहुत शिद्दत से हमें उनका सामना करना पड़ेगा। और जो अदलिया की आज़ादी के लिए ये जितनी जद्दोजहद की गई, उस जद्दोजहद को अब एक मेरे ख़्याल में बहुत धचका लगा है इससे। अच्छा मंसूर साहब, एक बात समझ नहीं आ रही, फैसले में लिमिटेशन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये मान लिया जाए कि उन्होंने लिमिटेशन जो है वो ख़त्म कर दिया है, लेकिन जो फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर करना, उनकी जांच पड़ताल करने का और उनकी ट्रांसफ़र का जो उस वक्त तो कानून ही कोई नहीं था, तो फिर ये FBI कैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसले के तहत पूछेगा कि जी आपने 2003 में जो फ़ॉरेन पैसे ट्रांसफ़र किए थे उसका बताएं? उसका तो कानून ही कोई मौजूद नहीं है। देखिए, फॉरेन एसेट्स की जो कंपल्सरी डिक्लेरेशन है वो आप ठीक कह रहे हैं कि वो वो तो बाद की बात है, 2016 की बात है, और फिर 18 में, बल्कि वो उसको 2018 की बात है। यहाँ पे उसने ये नहीं देखना कि वो एसेट्स जो हैं वो एसेट्स ख़रीद सकते थे या नहीं ख़रीद सकते थे, पैसे कैसे गए बाहर, ये भी कमिश्नर का इख्तियार नहीं है। उसने सिर्फ ये देखना है कि वो जो 7 लाख पाउंड के इक्विवेलेंट पाकिस्तानी रुपए में जो रकम थी, वो रकम कहाँ से आई थी, उसने सिर्फ ये देखना है। उसने ये नहीं देखना कि वो और ना वो ये देख सकता है कि ये एसेट जो है ये क्रिएट कैसे हुए थे। मगर ये अपनी जगह बात ज़रूर होगी कि जो फॉरेन एसेट्स हैं वो उनकी हद तक जो डिक्लेरेशन का कानून है वो तो आया ही बाद में है। सो लिहाजा ये जो लाइबिलिटी होगी इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश करने की 182 के नीचे, वो उन एसेट्स के कॉन्टेक्स्ट में हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। मगर देखिए ना, ये है वो सारे कानूनी बातें, ये वो है सारे कानूनी नुक्ते जो एक आम शहरी को अवेलेबल होंगे। आप देखें जो माइनॉरिटी ओपिनियन है वो उसको ज़रा समझने की करें। वो है एक पैराग्राफ, मगर उस एक पैराग्राफ के अंदर तमाम बात कर दी गई है। वो एक पैराग्राफ क्या है कि आपने कम से कम एक जज को या उसकी फैमिली को कानून के मुताबिक जो उसके ऑब्लिगेशंस हैं और राइट्स हैं वो उसको देने हैं। ये कानूनी ऑब्लिगेशन ही है कि उन्होंने डिक्लेयर करना था, मगर उसके साथ जो राइट्स हैं आपने वो भी तो उनके प्रोटेक्टेड रखने हैं, जो कानून उनको फिर प्रोटेक्शन देता है किसी भी इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट। सो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। अच्छा मंसूर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, इसको क्लोजअप करें। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जब डिटेल जजमेंट आए तो उसमें वो कुछ रीजनिंग दे दें, और ताकि FBI जो है वो कानून के मुताबिक ही देखे और ये कह दे FBI के नहीं कोई ऑब्लिगेशन, कोई स्क्रूटनी कुछ नहीं बनती, जो चीज़ें इन्होंने डिक्लेयर की हैं वो ठीक है। तो उससे पहले ये जो कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने ये कमज़ोर फ़ैसला दिया है, तो मेरा ख्याल ये कबल वक्त नहीं है।
देखें यही देखें, जब इतने फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इस जजमेंट से, और आपने इतने सारे कानूनी सवालात को जन्म दे दिया है इस शॉर्ट ऑर्डर ने, तो बहुत अच्छा होता कि ये शॉर्ट ऑर्डर में जितनी भी टाइमलाइंस थी ये इफ़ेक्टिव होती जब डिटेल्ड रीजंस आ जाती, ताकि समझने पढ़ने वालों को ये आसानी होती कि उसके अंदर जो डायरेक्शंस दी हैं उनका स्कोप क्या है। हमें ये पता नहीं लग रहा कि ये जो लीगल उनके ऑब्जेक्शंस या राइट्स हैं कानून के नीचे वो प्रोटेक्टेड हैं या नहीं है। यानी ये बात बैंक का मिसाल के तौर पे रिकॉर्ड है, तो बैंक प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के नीचे 10 साल तक रिकॉर्ड रखने के पाबंद है। अब अगर ये बैंक अकाउंट मिसाल के तौर पे सारी स्टेटमेंट्स लेनी हो सकता है उनके पास हो वो सब, मगर मेरा ख्याल है होंगी। 2004 की स्टेटमेंट्स मुझसे आज कोई मांगेगा, मैं नहीं दे सकता, बिकॉज मैं अपने बैंक के पास जब जाऊंगा तो वो कहेगा कि जी हमारे पास रिकॉर्ड 2010 तक का है, बाकी हम रिकॉर्ड चूंकि रखने के पाबंद नहीं है कानूनन, तो लिहाजा हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ट्रैश कर देते हैं। ठीक, सो आपने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है इसके अंदर दैट यू आर आस्किंग the family to do the impossible under normal circumstances to do the impossible। ये वो सुकम है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप इस फैसले का इतलाक आप टॉप टू बॉटम किसी पर कर लें और फिर मुझे बताएं कौन बच जाता है, कौन बच जाता है। नाज़रीन, आपने मंसूर उस्मान एडवोकेट की बात सुनी। आप कॉर्पोरेट के बड़े माने हुए वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत ग्रिप है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के असरात क्या होंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक जो लीगल डिबेट है कि ये फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, इससे अदलिया की आज़ादी मुतासर हुई है या नहीं हुई है, ये मंसूर उस्मान अमान के अपने ख्यालात सुने। अगले प्रोग्राम में किसी नए कानूनदान के साथ हाज़िर होंगे कि वो इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को किस नज़र से देख रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोर फ़ैसला दिया है और अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ किया है या नहीं किया, इसके ऊपर अगले वीडियो में किसी अगले मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।